हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड न जाने कितने ही बदलाव हो रहे हैं। ये इतने आम है कि हम शायद उन पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं बदलावों पर टिकी है। अच्छा, एक बात बताइए। दूध का फटना और एक जंग लगी हुई कील, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ है किचन में रखा खराब दूध और दूसरी तरफ है बारिश में पड़ी एक लोहे की कील। भला इन दो अलग अलग चीजों में क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये पहेली सिर्फ दूध और कील तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, खाना जो पकता है, अंगूर से जो वाइन बनती है, पेट में हमारा खाना पचना, अरे यहाँ तक कि हर सांस जो हम लेते हैं, ये सब के सब इसी तरह के बदलाव हैं। इन सभी प्रोसेस में एक चीज कॉमन है। जो चीज शुरू में थी वो प्रोसेस के बाद पूरी तरह से बदल जाती है, उसकी पहचान ही बदल जाती है। तो इन सारे बदलावों के पीछे का राज क्या है? जवाब एक ही है, एक केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। ये वही अनदेखी ताकत है जो एक चीज को बिल्कुल दूसरी चीज में बदल देती है और हमारी दुनिया को वैसा बनाती है जैसी वो है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इन रिएक्शंस को समझने और इनके बारे में बात करने के लिए ना वैज्ञानिकों ने एक पूरी की पूरी भाषा बना दी है। ये भाषा शब्दों से शुरू होती है और फिर और भी सटीक और भी छोटी हो जाती है। इस भाषा का पहला और सबसे जरूरी शब्द है रिएक्टेंट्स या अभिकारक। ये समझ लीजिए कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के वो खिलाड़ी हैं जो खेल शुरू करते हैं, मतलब वो पदार्थ जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम और हवा की ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। इन्हें हमेशा समीकरण के लेफ्ट साइड पर यानी बाईं ओर लिखा जाता है। यही वो चीजें हैं जो बदलने वाली हैं। और जब ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, बदलते हैं, तो जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ये रिएक्शन का फाइनल रिजल्ट होता है। तो हमारे मैग्नीशियम वाले उदाहरण में जलने के बाद जो सफेद पाउडर बना, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हमारा प्रोडक्ट है और इसे हम लिखते हैं समीकरण के राइट साइड पर, और तीर का निशान भी इसी की तरफ होता है। अब देखिए, बार बार पूरे पूरे नाम लिखना तो थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल फॉर्मूले का। Mg+O2 = MgO। कितना छोटा और आसान है, पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये इक्वेशन अभी पूरी तरह से सही नहीं है। इसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, मतलब सिर्फ एक ढांचा। और यहीं पर एंट्री होती है केमिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे सुनहरे नियम की। एक ऐसा नियम जिसे हर केमिकल इक्वेशन को मानना ही पड़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अरे इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना तो बना सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं। वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो जितने एटम से रिएक्शन शुरू हुआ, उतने ही एटम पर खत्म भी होना चाहिए। अब जरा इस इक्वेशन को देखें। यहाँ लोहा यानी आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आप दोनों तरफ एटम्स की गिनती करेंगे तो मामला गड़बड़ है। लेफ्ट साइड पर एक आयरन तो राइट पर 3, एक ऑक्सीजन तो राइट पर 4। ये तो सीधे सीधे उस सुनहरे नियम को तोड़ रहा है। तो इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए एक तरीका है जिसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। हमारा काम है कि हम फॉर्मूले के सामने कुछ नंबर लगाएं जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और कोशिश करें कि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स बराबर हो जाएं। इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। और थोड़ी सी मेहनत के बाद ये देखिए, अब दोनों तरफ 3 आयरन एटम, 8 हाइड्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम एकदम बराबर। अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है और इस गोल्डन रूल को फॉलो कर रही है। और ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। दवाइयां बनाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर जगह सही मात्रा का हिसाब रखना बेहद जरूरी है। तो अब जब हम इक्वेशन की भाषा और उसके नियम समझ गए हैं, तो चलिए कुछ मेन टाइप के रिएक्शन से मिलते हैं। आप इन्हें एक कहानी के किरदारों की तरह समझ सकते हैं। हर किसी का अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग काम है। सबसे पहले हैं कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दो या उससे ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और डीकंपोजिशन ठीक इसका उल्टा है। यहां एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाती हैं। अगले किरदार हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक तरह का कंपटीशन होता है।
एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में पार्टनर्स की अदला बदली होती है। दो कंपाउंड्स आते हैं और शांति से अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं। और हाँ, रिएक्शंस को हम एनर्जी के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो एनर्जी मतलब गर्मी बाहर छोड़ते हैं, जैसे आग जलना, इससे गर्मी महसूस होती है। और एंडोथर्मिक वो होते हैं जो अपने आसपास से गर्मी सोख लेते हैं, जिससे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। चलिए अब इन सब थ्योरी को असल दुनिया से जोड़ते हैं। एक खास तरह का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जो हमारे आसपास हर वक्त हो रहा है और इसके असर हम रोज देखते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे केमिस्ट्री है। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई चीज ऑक्सीजन को हासिल कर लेती है या उससे जुड़ जाती है। ये एक बहुत ही आम प्रोसेस है, लेकिन इसके नतीजे काफी बड़े होते हैं। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोजन, जिसे हम आमतौर पर जंग लगना कहते हैं। जब लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़े बड़े पुलों, जहाज़ों, गाड़ियों सबको धीरे धीरे खत्म कर देता है। ऑक्सीडेशन का दूसरा उदाहरण हमारे खाने में मिलता है। जब हमारे चिप्स या बिस्किट्स में जो तेल और फैट होता है वो हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी को कहते हैं रैंसिडिटी। और इसी वजह से खाने से अजीब सी महक आने लगती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो अगली बार जब आप चिप्स का पैकेट खोलें और आपको लगे कि इसमें तो चिप्स से ज़्यादा हवा है, तो याद रखिएगा वो सिर्फ हवा नहीं है। कंपनियां जानबूझकर उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरती हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बाहर रखती है और ऑक्सीडेशन को रोकती है। इससे चिप्स ज़्यादा दिन तक ताज़े और क्रिस्पी बने रहते हैं। तो देखा आपने, दूध के फटने से लेकर चिप्स के पैकेट तक ये केमिकल रिएक्शंस हर जगह हैं, हर पल काम कर रहे हैं। अब जब हम इनकी भाषा थोड़ी थोड़ी समझने लगे हैं तो ये सोचना दिलचस्प है कि हमारी इस दुनिया में और न जाने कितने ऐसे राज छुपे हुए हैं जो बस समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं।